चलिए शुरू करते हैं। लॉस्ट सीजन 5 एपिसोड 5 दिस प्लेस इज डेथ। शुरुआत होती है सन से। सन लॉस एंजेलिस में है। वह अपनी बेटी जी यॉन से फोन पर बात कर रही है, लेकिन सन के दिमाग में अभी भी सिर्फ एक ही बात है, जिन की मौत। उसके लिए जिन को खोने की वजह बेन और बाकी ओशियानिक 6 हैं, और सन ने मन में फैसला कर लिया है, वह बेन को मार देगी। सन तुरंत उस पर बंदूक तान देती है। बेन जानता है कि सन उसे गोली मार सकती है, लेकिन वह एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर सन के हाथ रुक जाते हैं। बेन कहता है जिन मरा नहीं है। सन को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है बेन सिर्फ उसे रोकने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन कहता है वह जिन के जिंदा होने का सबूत दे सकता है, और यही बात सन को बेन के साथ जाने के लिए मजबूर कर देती है। अब कहानी वापस 1988 में जिन समुद्र में बहते बहते डेनियल रूसो और उसकी फ्रेंच टीम तक पहुंच चुका है। रूसो को लगता है कि जिन किसी जहाज से आया है, लेकिन जिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह एक द्वीप पर था। रूसो उससे पूछती है तुम वहां कब से थे। जिन ठीक से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वह किस समय में है। फिर अचानक रेडियो से कुछ नंबर सुनाई देते हैं। 4, 8, 15, 16, 23, 42। जिन ये नंबर सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि ये वही नंबर हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं। रूसो भी इन नंबरों को सुनती है। अब उन्हें एक रेडियो टावर की तलाश करनी है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वहां से मदद मिल सकती है। रूसो और उसकी टीम निकलती है। रूसो अपनी टीम के साथ रेडियो टावर की तरफ जाती है। जिन भी उनके साथ है। वह लगातार कोशिश कर रहा है कि उन्हें किसी तरह समझा सके कि उसे अपनी पत्नी सन के पास वापस जाना है। लेकिन तभी जंगल में कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। सब रुक जाते हैं। रूसो समझ जाती है कुछ उनका पीछा कर रहा है, और तभी वह चीज सामने आती है, स्मोक मॉन्स्टर। जिन पहली बार इस रहस्यमयी धुएं वाले मॉन्स्टर को देखता है, रूसो की टीम डरकर भागती है, लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। मॉन्स्टर टीम के एक आदमी मॉन्टैंड को पकड़ लेता है। वह उसे जमीन के एक गड्ढे की तरफ खींचता है। उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इतनी ताकत से उसे खींचता है कि उसका हाथ शरीर से अलग हो जाता है। बाकी लोग डर जाते हैं, लेकिन मॉन्टैंड अभी भी जिंदा है, और तभी वह उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। रूसो समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर उसे टेम्पल की तरफ खींच कर ले गया है। रूसो अंदर नहीं जाती। वह उसे अकेला छोड़कर उस गड्ढे में नहीं जाना चाहती, इसलिए वह बाहर ही रुकती है। और दोस्तों, यहीं से रूसो की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि उसकी टीम धीरे धीरे खत्म होने वाली है, और आने वाले समय में रूसो अकेली रह जाएगी। जिन फिर टाइम जंप में फंसता है। अब समय बदलता है। जिन फिर एक नए समय में पहुंच जाता है, और अचानक उसे वही फ्रेंच टीम दिखाई देती है, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब है। रूसो अपनी टीम के लोगों पर शक कर रही है। उसे लगता है कि वे बीमार हो चुके हैं। जिन समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। और फिर एक और टाइम जंप। उधर सॉयर। जिन अचानक उनके सामने आता है। एक और टाइम जंप के बाद सॉयर और बाकी लोग समुद्र के पास पहुंचते हैं, और तभी जिन उनके सामने आ जाता है। सॉयर उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सबको लगा था जिन मर चुका है। जिन सॉयर को देखकर खुश हो जाता है। अब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त अभी भी जिंदा हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी पत्नी सन तक वापस पहुंचने की उम्मीद मिलती है। लेकिन चार्लट की हालत और खराब। चार्लट अब बहुत कमजोर है। वह फैराडे को देखती है और उससे कहती है कि उसे कुछ याद आने लगा है। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं, और फिर वह बताती है कि उसने बचपन में भी इस द्वीप को देखा था, यानी चार्लट का आइलैंड से संबंध उसके ओशियानिक 6 के आने से बहुत पहले का है। चार्लट को याद आता है। एक आदमी, चार्लट बताती है, जब वह छोटी थी तब एक आदमी ने उसे चेतावनी दी थी। उस आदमी ने उससे कहा था कि द्वीप पर वापस मत आना। फैराडे यह सुनकर डर जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है चार्लट सिर्फ टाइम जंप की वजह से बीमार नहीं हुई,
उसका इस द्वीप से कोई पुराना कनेक्शन है। और फिर चार्लट अचानक फैराडे को देखकर भावुक हो जाती है। वह उससे प्यार की बात करती है, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। फैराडे उसे बचाने की कोशिश करता है। जूलियट भी उसके पास होती है, लेकिन चार्लट की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह मर जाती है। फैराडे के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। वह चार्लट को बचा नहीं पाया और अब उसकी आंखों के सामने उसका प्यार खत्म हो चुका है। अब कहानी वापस सन के पास। दूसरी तरफ बेन सन को लेकर जा रहा है। सन अभी भी बेन पर भरोसा नहीं करती। वह उससे कहती है, अगर जिन सच में जिंदा है तो उसे साबित करो। बेन उसके सामने जिन की वेडिंग रिंग रख देता है। वह बताता है कि यह उसे लॉक ने दी थी। सन को समझ आता है बेन झूठ नहीं बोल रहा। जिन सच में जिंदा हो सकता है, लेकिन अब सवाल है जिन कहाँ है। बेन उन्हें एक चर्च में ले जाता है। बेन सन, जैक और बाकी लोगों को एक चर्च में ले जाता है। वहां एक महिला मौजूद है। उसका नाम है इलॉयस हॉकिंग। यही वही महिला है जिसके पास डेसमंड भी पहुंचने वाला है। इलॉयस उन्हें बताती है कि द्वीप को वापस खोजने के लिए उन्हें एक खास रास्ते से जाना होगा, लेकिन इसके लिए ओशियानिक 6 को वापस द्वीप पर ले जाना जरूरी है। अब बेन की पूरी योजना समझ में आने लगती है। वह सिर्फ जिन को ढूंढने नहीं आया था, वह सभी को वापस आइलैंड पर ले जाना चाहता है। लेकिन सन का फैसला, सन अभी भी बेन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, लेकिन अब उसके पास जिन के जिंदा होने की उम्मीद है, इसलिए वह बेन को मारने का फैसला फिलहाल रोक देती है। क्योंकि अगर जिन सच में जिंदा है तो वह उसे वापस पाना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे फिर से उसी द्वीप पर क्यों न जाना पड़े। अब वापस लॉक और बाकी लोग द्वीप पर। लॉक अब समझ चुका है कि उन्हें ऑर्किड स्टेशन तक पहुंचना होगा, क्योंकि शायद वहीं से टाइम जंप रुक सकता है। वे जंगल में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई देता है। लॉक नीचे देखता है। उसे लगता है कि शायद यह कुआं किसी पुराने रास्ते तक जाता है। वह नीचे उतरने का फैसला करता है। लॉक कुएं में उतरता है। लॉक रस्सी के सहारे कुएं में नीचे जाता है, लेकिन तभी एक और टाइम जंप होता है। अचानक कुआं गायब हो जाता है और लॉक बहुत ऊंचाई से जमीन पर गिर जाता है। उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। अब वह चल भी नहीं सकता, लेकिन लॉक समझ जाता है अब वह खुद से आगे नहीं जा पाएगा। और तभी लॉक के सामने एक आदमी आता है। वह है क्रिश्चियन शेफर्ड। हाँ दोस्तों, जैक के पिता। लेकिन क्रिश्चियन तो मर चुका था। फिर वह यहाँ कैसे है? यही लॉस्ट का एक और बड़ा रहस्य है। क्रिश्चियन लॉक को बताता है, अगर आइलैंड को वापस अपनी जगह पर लाना है तो लॉक को बाहर की दुनिया में जाना होगा। उसे ओशियानिक 6 को वापस लाना होगा। लेकिन लॉक बाहर कैसे जाएगा? लॉक कहता है वह तो आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता। क्रिश्चियन उसे बताता है इसके लिए एक खास रास्ता है। उसे ऑर्किड स्टेशन तक जाना होगा। वहां जाकर एक खास व्हील को घुमाना होगा। लेकिन उसके बाद लॉक को आइलैंड से बाहर जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सच, लॉक को मरना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाकर उसे ओशियानिक 6 को वापस लाने के लिए एक ऐसा आदमी बनना होगा जिस पर बाकी लोग विश्वास करें। लॉक व्हील तक पहुंचता है। लॉक आखिरकार उस जगह पहुंचता है। वह व्हील के पास जाता है। उसके सामने पूरा आइलैंड जैसे समय और स्पेस के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है। लॉक समझ जाता है अब यही उसका काम है। वह व्हील को पकड़ता है और उसे घुमा देता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और लॉक आइलैंड से बाहर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, यही कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर लॉक आइलैंड से बाहर आ गया तो वह ओशियानिक 6 को वापस कैसे लाएगा? और अगर उसे मरना ही पड़ेगा तो फिर लॉक की मौत कब होगी? यानी जिस लॉक को हमने पहले मृत देखा था, उसकी मौत। अब एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत ही हमें एक बड़ा झटका देती है। जैक आंखें खोलता है और खुद को जंगल में पड़ा हुआ पाता है। वह उठकर चारों तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ है। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। मदद के लिए कोई चिल्ला रहा है। जैक उस आवाज की तरफ दौड़ता है और वहां पहुंचकर देखता है हर्ली पानी में फंसा हुआ है। उसके हाथ में एक गिटार का केस भी है।
जैक तुरंत पानी में कूद जाता है और हर्ली को बाहर निकालता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन्हें समझ आता है वे वापस आइलैंड पर आ चुके हैं। थोड़ी दूरी पर केट भी बेहोश पड़ी है। जैक और हर्ली उसे भी उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, वे वापस आइलैंड पर पहुंचे कैसे? अब कहानी हमें 46 घंटे पीछे ले जाती है, लॉस एंजलिस में। एलोइस हॉकिंग आखिरकार जैक, सन, बेन और बाकी लोगों को बताती है कि आइलैंड तक वापस कैसे पहुंचा जा सकता है। वह उन्हें एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाती है। यहाँ धर्मा इनिशिएटिव की एक पुरानी मशीन मौजूद है। इस जगह का नाम है लैंप पोस्ट। एलोइस बताती है कि धर्मा इनिशिएटिव ने इसी जगह की मदद से आइलैंड का पता लगाया था। आइलैंड सामान्य जगह नहीं है, वह लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है, इसलिए उसे सामान्य तरीके से ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन लैंप पोस्ट की कैलकुलेशन से वे आइलैंड की संभावित लोकेशन पता कर सकते हैं और अब उन्हें उसी रास्ते से वापस जाना है। लेकिन एक शर्त है, एलोइस साफ कहती है, सिर्फ जैक, सन और बाकी लोगों का वापस जाना काफी नहीं होगा। उन्हें उन लोगों की तरह आइलैंड पर वापस जाना होगा जैसे वे पहली बार वहां पहुंचे थे, यानी उन्हें उसी फ्लाइट जैसी परिस्थितियां बनानी होंगी और इसके लिए एक खास फ्लाइट तैयार है, अजीरा एयरवेज फ्लाइट 316। लेकिन सिर्फ फ्लाइट पकड़ लेना काफी नहीं है, उन्हें कुछ चीजें भी साथ ले जानी होंगी। सबसे बड़ा नाम, लॉक। एलोइस बताती है कि लॉक को भी वापस ले जाना जरूरी है क्योंकि आइलैंड ने उसे चुना है, लेकिन लॉक तो मर चुका है। यही बात जैक के लिए सबसे मुश्किल है। वह सोचता है, मरे हुए इंसान को आइलैंड पर कैसे वापस ले जाएं? एलोइस का जवाब साफ है, लॉक की बॉडी को लेकर जाना होगा। इसी दौरान डेजमंड भी वहां मौजूद है, लेकिन वह इस पूरी योजना का हिस्सा बनने से मना कर देता है। उसकी अब अपनी जिंदगी है, उसके पास पेनी है और उनका छोटा बेटा चार्ली। डेजमंड साफ कर देता है कि वह फिर से इस पागलपन में नहीं पड़ना चाहता। एलोइस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेजमंड जाने का फैसला कर लेता है। वह अपनी पत्नी और बच्चे के पास वापस जाना चाहता है। अब एलोइस जैक से कहती है कि उसे अपने पिता क्रिश्चियन की कोई ऐसी चीज साथ ले जानी होगी जिससे लॉक की स्थिति उस पुराने सफर से जुड़ सके। जैक को याद आता है क्रिश्चियन के जूते, लेकिन वे उसके पास नहीं हैं। अब जैक को उन्हें ढूंढना होगा। जैक अपने दादा रे शेफर्ड से मिलने पहुंचता है। रे की हालत ठीक नहीं है, वह कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। जैक उससे क्रिश्चियन के बारे में बात करता है। आखिरकार जैक को क्रिश्चियन के पुराने जूते मिल जाते हैं। वह उन्हें अपने साथ ले आता है। अब उसके पास लॉक को आइलैंड पर ले जाने के लिए जरूरी चीजों में से एक है। जैक जब घर वापस आता है तो वहां केट उसका इंतजार कर रही होती है। केट बहुत परेशान है, लेकिन वह जैक से एक खास बात कहती है। वह चाहती है कि जैक एरन के बारे में उससे कोई सवाल ना पूछे। जैक उससे पूछता है कि एरन कहाँ है, लेकिन केट जवाब देने से बचती है और फिर दोनों के बीच एक भावुक पल आता है। केट कहती है अगर जैक उसे एरन के बारे में सवाल नहीं करेगा तो वह उसके साथ आइलैंड वापस जाएगी। यानी केट के लिए आइलैंड पर वापस जाना सिर्फ आइलैंड की वजह से नहीं है, उसके दिल में एरन को लेकर बहुत बड़ा दर्द है। फिर आता है बेन का फोन। अचानक जैक को बेन का फोन आता है, लेकिन बेन की हालत बहुत खराब है, वह बुरी तरह घायल है। वह जैक से कहता है कि उसे तुरंत लॉक की बॉडी लेने जाना होगा। जैक हैरान रह जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता बेन के साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन बेन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। वह सिर्फ कहता है लॉक को तैयार करो। जैक लॉक की कॉफिन के पास पहुंचता है। वह क्रिश्चियन के जूते लॉक को पहनाता है, फिर लॉक की बॉडी को उस तरह तैयार करता है जैसे एलोइस ने बताया था। लेकिन एक और चीज जैक के पास है, लॉक की सुइसाइड नोट। जैक ने इसे पहले नहीं पढ़ा था, अब भी वह उसे पढ़ने से बच रहा है। वह बस लॉक की बॉडी को लेकर आगे बढ़ता है, एयरपोर्ट की तरफ। अब समय बहुत कम है। जैक एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां उसे एक एक करके अपने पुराने साथी दिखाई देने लगते हैं। अब ओशियानिक 6 के लोग फिर से एक जगह खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके सामने कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं है। उन्हें पता है वे जिस फ्लाइट में बैठने वाले हैं वह उन्हें वापस उस जगह ले जा सकती है जहां से वे किसी तरह बचकर निकले थे।
हर्ली भी इस सफर को लेकर डरा हुआ है। वह नहीं चाहता कि फिर से इतने सारे इनोसेंट लोग आइलैंड की वजह से खतरे में पड़ें। इसलिए वह प्लेन की जितनी सीट्स खरीद सकता है, खरीद लेता है। उसका मकसद साफ है, जितने कम लोग होंगे उतने कम लोग खतरे में पड़ेंगे। लेकिन फिर भी कुछ दूसरे पैसेंजर्स प्लेन में मौजूद हैं। अब सभी को बस फ्लाइट के उड़ने का इंतजार है। और तभी एक और जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, साइद। लेकिन सईद अपनी मर्जी से नहीं आया। उसे एक महिला कस्टडी में लेकर आ रही है। उसका नाम है इलाना। सईद को देखकर बाकी लोग हैरान हैं। अब लगभग पूरा ग्रुप एक ही फ्लाइट में है, लेकिन एक इंसान अभी गायब है। और तभी फ्लाइट के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं। लेकिन आखिरी समय पर एक घायल आदमी अंदर आता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, कपड़े भी खराब हैं। वह है बेन। जैक उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? लेकिन बेन हमेशा की तरह कुछ नहीं बताता। वह बस प्लेन में बैठ जाता है। अब सभी लोग एक ही फ्लाइट में हैं। फ्लाइट उड़ने के बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट जैक के पास आती है। उसके हाथ में एक कागज है। वह बताती है कि यह कागज लॉक के सामान में मिला था। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह आखिरकार लॉक की सुसाइड नोट खोलता है और उसे पढ़ता है। उसमें लॉक ने जैक के लिए एक बहुत भावुक संदेश छोड़ा था। मैसेज में लिखा था। जैक ने उस पर विश्वास नहीं किया। जैक को यह पढ़कर एहसास होता है, लॉक सच कह रहा था। आइलैंड के बारे में लॉक जितना जानता था, जैक ने उतना कभी नहीं माना। अब जैक के मन में पछतावा पैदा होता है। और फिर एक बड़ा रिवील। फ्लाइट का पायलट सामने आता है और जैक उसे देखते ही पहचान जाता है। यह है फ्रैंक लैपिडस। लेकिन फ्रैंक को भी जैसे ही पता चलता है कि प्लेन में कौन कौन बैठा है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह समझ जाता है ये लोग ग्वाम नहीं जा रहे, कुछ बहुत गलत होने वाला है। फिर शुरू होती है परेशानी। प्लेन अचानक हिलने लगता है, हवा तेज हो जाती है, पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। फ्रैंक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बुलेंस बढ़ता जाता है। और फिर वही अजीब रोशनी दिखाई देती है, एक तेज सफेद फ्लैश, और सब कुछ खत्म। वापस आइलैंड पर। अब हम उसी सीन पर वापस आते हैं जहां से एपिसोड शुरू हुआ था। जैक जंगल में अपनी आंखें खोलता है। हर्ली पानी से बाहर निकलता है। केट भी उनके साथ है और तीनों समझ जाते हैं वे आइलैंड पर वापस आ चुके हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता वे किस समय में हैं। और सबसे बड़ा सवाल, सन कहाँ है, सईद कहाँ है, बेन कहाँ है और फ्रैंक कहाँ है? क्योंकि सब लोग एक साथ आइलैंड पर नहीं पहुंचे। तभी दूर से एक गाड़ी की आवाज आती है। जैक, केट और हर्ली पीछे देखते हैं। एक पुरानी धर्मा वान उनकी तरफ आती दिखाई देती है। जैक सोच भी नहीं सकता कि उस वान से बाहर कौन आने वाला है। गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर निकलता है। वह धर्मा इनिशिएटिव की यूनिफॉर्म पहने हुए है। जैक उसे देखता है और उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है, क्योंकि वह आदमी है जिन। हाँ दोस्तों, जिन जिंदा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, जिन धर्मा की यूनिफॉर्म क्यों पहन रहा है? वह धर्मावान कैसे चला रहा है? और जैक, केट और हर्ली आखिर किस साल में वापस पहुंचे हैं? यही रहस्य एपिसोड 7 की कहानी को शुरू करेगा।